अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे एक पैराग्राफ देकर उन्होंने बात ख़त्म कर दी और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको साइड बॉक्स में डाल दिया। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो फिर जो मेन कंटेंट में मेन टेक्स्ट के अंदर जो कंटेंट दिया वो थोड़ा है, नाकाफ़ी है। हमें उसमें साइड बॉक्सेस का जो कंटेंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसको भी ऐड करना होगा अगर खाली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैंने साइड बॉक्सेस का जो कंटेंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसको भी मेन कंटेंट में शामिल करके ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट कर रहा हूँ। और केपी के जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें एक साथ ही मौजूद हैं। इसी बात के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं फिर इंट्रोडक्शन से। ऑक्सीजन का तकरीबन 97% जो हिस्सा है वो रेड ब्लड सेल की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों बातें दो MCQs हैं, कदरे आसान है कि आप इसमें फैक्ट है, कंसेप्ट नहीं है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा रिजल्टिंग मालिक्यूल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा और 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। रिमेनिंग जो 3% है ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें आप जानते हैं कि मेजर पार्ट वाटर है, तो उस वाटर के अंदर ये 3% डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में लंग्स से बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा परसेंटेज में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रीज़न, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में थोड़ी कम है, इसलिए ये सिर्फ 3% डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ ये कहाँ पे होगी? ज़ाहिर है लंग्स के अंदर ही ये बाइंडिंग होनी है क्योंकि जो इनहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है वो लाया गया एल्वुलाई तक और एल्वुलाई की सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड है, उन ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, लिहाजा जो एल्वुलाई को सराउंड करते हुआ ब्लड और रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगा ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। जहाँ तक डिसोसिएशन की बात है, डिसोसिएट होना यानी अलग होना, तो ऑक्सीजन जिसने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लिया लंग्स में, अब वो ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी जाकर टिश्यूज़ में ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो और वो सेल्स और टिश्यूज़ में को जो है वो ऑक्सीजन मिले और उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो मुमकिन हो सके। तो बाइंडिंग और एसोसिएशन ऑक्सीजन की लंग्स में होगी और जो अनबाइंडिंग है या डिसोसिएशन है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से वो होनी है स्टूडेंट्स जाकर टिश्यू लेवल के ऊपर सेल्स के लिए। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन को पहले सीखते हैं और ये बाइंडिंग जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लंग्स में होगी, रिवर्सिबल है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी करता है, डिटैच भी होता है। लंग्स में ये प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है बहुत कीमती एंजाइम है स्टूडेंट, इस पे जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, यहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नीचे इक्वेशन जो है इस बाइंडिंग को शो करती है। HB जो है ये सिंबल है हीमोग्लोबिन का, इसके लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स एक हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ लेफ़्ट साइड पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स जो हैं वो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल के साथ अटैच होते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल जब फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये लंग्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ कैसे फेवर करता है, ये खासा दिलचस्प हिस्सा है, तो इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये अगले लेक्चर में भी
हमें काम आएगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को सीखेंगे। तो चलें देख लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को फेवर करता है। स्टूडेंट्स, हम फोकस करते हैं उस ब्लड पर जो लंग्स के अंदर पहुंच आया है, और इस ब्लड में दो चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एक है HCO3-1, इस आयन को बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का नाम दिया गया है। आप इसको जो मर्जी है बोलो, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। आपकी बुक में ज़्यादातर बाइकार्बोनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो आप भी इसको बाइकार्बोनेट कह सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी चलेगा। और ऊपर जो HB है स्टूडेंट्स, इसमें HB तो हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करता है, साथ जो H है ये हाइड्रोजन आयन है जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ था टिश्यूज लेवल के ऊपर। तो जो ब्लड लंग्स में पहुंच रहा है इसमें तकरीबन 93% के राउंड अबाउट जो हीमोग्लोबिन है जो लंग्स में ब्लड पहुंच रहा है वो तकरीबन इस फॉर्म में मौजूद है, HHB की फॉर्म में। और इस कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड, चूँकि इसके साथ हाइड्रोजन H जो है वो लग चुका, और जब इससे H अलग होगा तो फिर ये एसिड के तौर पे ही बिहेव करेगा ना, क्योंकि वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं उनको एसिड का नाम देते हैं। इसके साथ ये H लग चुका है और ये डीअटैच भी होगा, तो ये हीमोग्लोबिन एसिड के तौर पे बिहेव करेगी। तो इसलिए इस कम्बिनेशन का HHB का जो नाम है वो है स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिनिक एसिड। टिश्यूज में बना तकरीबन 93% हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में और लंग्स तक आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स के अंदर स्टूडेंट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम मौजूद है लंग्स में, वो यहाँ पे 2-3 जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा। उन 2-3 फंक्शंस में से पहला ये है कि इस HB में से H को सेपरेट किया जाए, और वो H सेपरेट होगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, और उसको अटैच किया जाए बाइकार्बोनेट आयन के साथ। तो बाइकार्बोनेट HCO3 जो आयन है इसके साथ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन जो अलग हुआ हीमोग्लोबिन से वो कंबाइन होगा, और इसके नतीजे में बनेगा एक एसिड जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बन गया। इस कार्बोनिक एसिड को फिर आगे स्प्लिट करने का काम भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज करवाता है। ये स्प्लिटिंग होगी स्टूडेंट्स दो सब्सटेंसेस में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिलने से हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा स्टूडेंट्स प्लाज्मा में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से डिफ्यूज़ कर जाएगी लंग्स के अंदर, और लंग्स से ये फिर रिलीज कर दी जाती है एक्सहेलेशन में टू दी इन्वायरमेंट। अब जो H अलग हो चुका हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन से जब H अलग हो चुका तो वो हीमोग्लोबिन अब HB की फॉर्म में मौजूद है। ये जो HB है स्टूडेंट्स, ये अब ज़्यादा अफिनिटी रखती है विद दी ऑक्सीजन, यानी HB के साथ जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की, चूँकि इससे हाइड्रोजन अलग हुआ तो हाइड्रोजन का इससे अलग होना स्टूडेंट्स HB की जो अफिनिटी है उसको बढ़ा देता है फर्दर ऑक्सीजन। तो अब इस HB के साथ लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है, और ये 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होंगे एक HB के साथ, तो ये बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन निकालें स्टूडेंट्स, तो ये काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। HB से H अलग हुआ, H के अलग होने से ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच होगा HB जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ, और जो H अलग हुआ वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही HCO3 से मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, वो स्प्लिट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिफ्यूज़ करेगी और वहाँ से आउट ऑफ द लंग्स इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। तो इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज फेवर करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग टू दी हीमोग्लोबिन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगली बात जो है वो मैं आपको बता चुका कि एक हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल है वो 4
ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है। ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, इसको फेवर करने में, इस बाइंडिंग को बढ़ाने में एक और ज़बरदस्त किस्म का जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन का अपना पार्शियल प्रेशर है। तो जो हाई पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो फेवर करता है इस बाइंडिंग को, और जो लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है वो डिसोसिएशन को फेवर करता है। अब ऑक्सीजन देखो, लंग्स के अंदर जो इनहेल्ड एयर आई है उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है इनहेल्ड एयर में, लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर। तो ठीक ठाक पार्शियल प्रेशर है लंग्स में, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और लंग्स के अंदर जो ब्लड पहुंचा है उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। चूँकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा वो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स वो फेवर करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन। और जब टिश्यूज़ में हम बात करते हैं टिश्यू लेवल पे, तो टिश्यू में आप पता है कि सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, कम ऑक्सीजन होने की वजह से। लिहाजा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल के ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ चूँकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से वहाँ अलग हो जाएगा, जो कि हमने डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपको बताया कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ये टिश्यूज़ में होनी है। कौन से फैक्टर्स हैं टिश्यू लेवल के ऊपर जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन को फेवर करते हैं? कई एक फैक्टर्स हैं, उनमें से दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक हाइड्रोजन आयन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना, कहाँ पे? टिश्यू लेवल के ऊपर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि टिश्यू लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स जो HHB है ये बनता है तकरीबन 93%, और फिर ये ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है, घूमता फिरता हार्ट से होता हुआ, यानी पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से हार्ट में पहुंचा, हार्ट फिर ब्लड की जो लंग्स है उनकी तरफ ब्लड को पंप करेगा, उस ब्लड में ये HHB जो मौजूद है। बात करने का मकसद ये है कि ये जो HHB है हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये लंग्स में पहुंच रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? बन रहा है ये टिश्यूज़ में। अब सवाल यहाँ फिर ये पैदा होता है कि टिश्यूज़ में ये कैसे बना? तो स्टूडेंट्स, टिश्यू में ज़रा गौर कीजिए, सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में बना ब्लड प्लाज्मा में आया, ब्लड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल में एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बनेगा स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये जो रेड ब्लड सेल में H2CO3 बन रहा है ये फिर स्प्लिट होगा, टूटेगा, और इसके टूटने पे स्टूडेंट्स दो चीज़ें जो हैं वो बनेगी, एक HCO3 आयन यानी बाई कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, और साथ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है स्टूडेंट्स HCO3, ये रेड ब्लड सेल से इसको रिमूव कर दिया जाता है ब्लड प्लाज्मा में, तो ये आ गया प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में ये उसी तरह रहता है, और जब ये ब्लड पहुंचता है लंग्स में, तो लंग्स में मैं बता चुका हूं कि इस HCO3 के साथ लंग्स में क्या होना है, ये कहानी ऊपर मैं आपको पहले समझा चुका। तो HCO3 ये प्लाज्मा में रिलीज़ कर दिया। ये हाइड्रोजन आयन जो बना था इसके साथ क्या होगा? रेड ब्लड सेल में ये जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है, रेड ब्लड सेल में ये स्टूडेंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद है, उस हीमोग्लोबिन के साथ स्टूडेंट्स 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स में मौजूद हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो रेड ब्लड सेल जब टिश्यू लेवल के ऊपर पहुंच रहा है तो टिश्यू लेवल के ऊपर ये काम हुआ और ये हाइड्रोजन आयन बना। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये जुड़ेगा HB के साथ। ये जब HB के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऑक्सीजन अलग हो जाएगा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ था, और जो H है वो HB के साथ जुड़कर ये जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है ये बना देता है। तो आप देखो टिश्यू लेवल के ऊपर जब वो रेड ब्लड सेल पहुँचे जिनकी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी, तो टिश्यू लेवल के ऊपर क्या हो रहा है?
कि जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं टिश्यू लेवल के ऊपर, उन्हीं रेड ब्लड सेल्स में टिश्यू लेवल के ऊपर वो रेड ब्लड सेल पहुँचे, उनमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, टिश्यू लेवल के ऊपर ये काम हुआ, इससे हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, हाइड्रोजन आयन टिश्यू लेवल के ऊपर उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाता है जो टिश्यूज़ में चला जाता है, और जो H है वो HB के साथ मिलकर जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है वो बना देता है। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड टिश्यूज से और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं टिश्यूज से ये फिर पहुंचते हैं, यानी ये पूरा ब्लड इन दो चीज़ों को कैरी करता हुआ पहुंचता है हार्ट से फिर इसको भेजा जाता है लंग्स में, और लंग्स में इनके साथ क्या होगा ये ऑलरेडी मैं ऊपर आपको समझा चुका। स्टूडेंट्स अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन आयन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना टिश्यूज़ में ये रिलीज करवाएगा ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ मैंने रफ में जाके आपको समझाई। ये रफ वर्क सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है, असल पिक्चर देने के लिए, पूरी बात समझाने के लिए। आपको अपने आंसर में ये जो रफ वर्क आपको किया है इसको लिखने और समझाने की बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर में लिखना है वो ये बातें, लेकिन बैकग्राउंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू लेवल के ऊपर या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, आप इसको ऑक्सी भी लिख सकते हो क्योंकि असल तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो टिश्यू लेवल के ऊपर पहुंच रहा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन का बाइंड होना ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज करवा देगा और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ के HB हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा। एक और फैक्टर है जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करता है, वो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो P है ना स्टूडेंट्स, ये पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट करता है। किसका पार्शियल प्रेशर? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जाहिर है टिश्यू लेवल के ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स में हो रही है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, सेल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो कॉमन सी बात है कि फिर पार्शियल प्रेशर भी कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल के ऊपर ज़्यादा होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फेवर करता है रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़ फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात स्टूडेंट्स हमारे जो बुक है उस पर हुई है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी बुक पे डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन जो आगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की डिटेल्स हैं वो साइड बॉक्स में उसने डाल दी हैं, तो हम उन डिटेल्स को, साइड बॉक्स वाली डिटेल्स को भी यहाँ पे शामिल करेंगे। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, इसको हमने डिस्कस करना है। पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। लफ्ज़ों से ज़ाहिर हो जाता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ, कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर कितनी ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है। तो एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन इज़ नोन एज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब इसको हमने डिस्कस करना है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स ब्लड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, PO2 जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने ये सुन रखा है ना कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, पहाड़ी इलाके में हिली स्टेशंस की तरफ जाते हैं, तो जब ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह भी आपने जान रखी है कि जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब ऊपर जाने से डिक्रीज़ होता है ना हाई एल्टीट्यूड पे, तो इसका मतलब है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो कम ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्लड जो है वो कैरी कर सकेगा, क्योंकि ब्लड ने जो ऑक्सीजन कैरी करना है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, तो थोड़ा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है हमारे ब्लड के साथ, और ब्लड थोड़ा ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है। मैदानी इलाकों में रेड ब्लड सेल्स जो हैं एक एवरेज अडल्ट में वो कम है, और जो पहाड़ी इलाके में रहने वाला आदमी है जो उधर के पैदाइशी और उधर ही रहता है उसमें ज़्यादा है। रीज़न
क्योंकि अब ये नेचुरल बॉडी का रिस्पांस है कि वहाँ चूँकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ज़्यादा अगर रेड ब्लड सेल्स होंगे तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लो प्रेशर के ऊपर भी, लो पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी कैरी करने में आसानी होगी। 100% सैचुरेशन का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल जितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं वो उन्होंने कर ली, तो ये 100% सैचुरेशन कहलाती है। तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की 100% जो सैचुरेशन है वो किस प्रेशर पे कितनी ऑक्सीजन 100% सैचुरेशन में होती है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आर्टेरियल ब्लड की, आर्टेरियल ब्लड का क्यों जिक्र किया बच्चे, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग से ब्लड आया हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लंग से हार्ट में आ गया, हार्ट से जब वो ब्लड निकला है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हार्ट से एओर्टा और आगे आर्टरीज के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड एओर्टा और फिर आर्टरीज में निकलने वाला ब्लड वो आर्टेरियल ब्लड। स्टूडेंट्स उसमें 20 ml ऑक्सीजन जो है पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटी है ब्लड की या हीमोग्लोबिन की या रेड ब्लड सेल की, और ये 100% सैचुरेशन है, यानी आर्टेरियल ब्लड में ही आपको मैक्सिमम सैचुरेशन मिलनी है। ब्लड का 100 ml उसमें 20 ml जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने की मैक्सिमम कैपेसिटी मौजूद है। इससे ज़्यादा 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, तो दिस इज़ नोन एज 100% सैचुरेशन। और ये कितने पार्शियल प्रेशर के ऊपर होती है, ये स्टूडेंट्स होती है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये जो mmHg है ना, ये मिलीमीटर ऑफ इसको पढ़ते हैं, और Hg मरकरी का सिंबल है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो अगर 100 mmHg हो स्टूडेंट्स, तो फिर इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्लड में जो है वो ब्लड कैरी करता है, दैट इज़ 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। दिस इज़ 100% सैचुरेशन। ये जो 100% सैचुरेटेड ब्लड होगा ना स्टूडेंट्स, जब ये टिश्यू लेवल के ऊपर पहुंचेगा, सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए पहुंचेगा, तो दिलचस्प बात यह है कि इसमें से जस्ट 5% ऑक्सीजन रिलीज होता है। जी हाँ बिल्कुल, जो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता हुआ ब्लड ला रहा है ना, टिश्यू लेवल के ऊपर लेके आया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही टिश्यूज में रिलीज होगा। बाकी जो 15 ml है वो उसी तरह से वापस चला जाएगा वीनस ब्लड के अंदर टूवर्ड्स हार्ट, और हार्ट से फिर लंग्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स जस्ट 5 ml जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है टुवर्ड्स टिश्यू। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। हर 100 ml ऑफ द ब्लड से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज टू दी टिश्यूज। फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की जो कैरिंग ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी या ऑक्सीजन है उसको रेगुलेट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये सेंसिटिव है बहुत सारी कंडीशंस के लिए। इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की चेंज हो सकती है। पहली चीज़ वो है स्टूडेंट्स राइज इन बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से जो ड्रॉप इन पीएच ऑफ ब्लड है ये भी एक फैक्टर है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए। जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बात है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी हो रही है। जब ऊपर हमने ये बात सीख ली कि 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन मौजूद है, तो यहाँ इस हेडिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड की क्या ज़रूरत थी। तो इस हेडिंग में हम कैलकुलेट करेंगे कि वो 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कैसे बनता है, यानी वो कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकल रही है, और साथ ही हम नॉर्मल कंडीशन में भी कैरिंग कैपेसिटी को इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन जो है स्टूडेंट्स पर 100 ml ऑफ द ब्लड कितना होता है, तो याद रखिएगा जो 100 ml ऑफ ब्लड है उसमें ऑन एवरेज 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है,
मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है। डिफरेंट पर्सन्स में ये वैल्यू चेंज होती है, वैरी करती है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू हम निकालें तो वो तकरीबन 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन है। ये हमें पहली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कितने ग्राम्स ऑफ या कितने ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो 1 ग्राम जो स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन का है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है स्टूडेंट्स। एक ये चीज़, एक और एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यूज हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कैरी कर सकता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कितना कैरी करेगा ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, जो ऊपर बात पड़ी थी। कैसे ये 20 ml ऑफ आता है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 ग्राम जो HB का है वो कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन कितना, 1.34 ml। अब आप क्या कर लो कि 1 ग्राम आपके पास HB मौजूद है, उसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है और आपको पता है कि पर 100 ml कितना हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन है पर 100 ml। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये चेक करना है कि 15 ग्राम्स अगर HB हो तो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन वो कैरी करेगा। तो आप 1 की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x लिखेंगे तो इधर 1 है तो लिहाजा आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे x लिखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लो, चूँकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 की वैल्यू है तो आप डायरेक्ट सिर्फ 1.34 ml को मल्टीप्लाई कर दो 15 ग्राम्स ऑफ HB हीमोग्लोबिन, तो आपके पास पता चल जाएगा कि 15 ग्राम ऑफ HB फिर कितना ऑक्सीजन जो है वो कैरी करेंगे। तो उसका आंसर ऊपर भी हमने पढ़ा, दैट इज़ 20 ml पर 15 ग्राम्स ऑफ HB, और 15 ग्राम्स ऑफ HB पर 100 ml होते हैं, पर 100 ml ऑफ ब्लड है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ये तो अमाउंट हो गई स्टूडेंट्स जो 100% सैचुरेशन पे है, उसको हमने कैलकुलेट किया। अब अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात की जाए तो नॉर्मल अमाउंट्स क्या बनती हैं, इसको हम देखें तो नॉर्मली तो हमारा ब्लड 100% सैचुरेटेड नहीं होता ना। तो अगर नॉर्मल अमाउंट्स की बात की जाए तो 100 ml जो आर्टेरियल ब्लड है वो तकरीबन 19.4 ml ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है, और ये तकरीबन प्रेशर जो इसके लिए बनता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 95 mmHg है। ऊपर हमने पढ़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 100 mmHg हो तो फिर ये जो अमाउंट बनती है ऑक्सीजन की वो 20 ml बनती है, वो 100% सैचुरेशन होगी। लेकिन अगर 95 प्रेशर है ऑफ मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो फिर ये 97% सैचुरेशन होगी और तकरीबन 19.4 ml ऑक्सीजन जो है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो मौजूद होगा। और अगर आप पार्शियल प्रेशर और रिड्यूस करते हो, वीनस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो तकरीबन 40 mm ऑफ मरकरी होता है। तो वीनस ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, ये गलत कंसेप्ट है जो बच्चों ने सोच रखा है कि सिर्फ आर्टरी वाले ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स के अंदर होता है उसको वीनस ब्लड बोल सकते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद होता है लेकिन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कम होने से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसके ऊपर जो सैचुरेशन है वो तकरीबन 75% हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, और पर 100 ml ऑफ ब्लड तकरीबन 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है। ये ऊपर भी हमने बात की थी कि 20 ml जो 100% सैचुरेशन है उसमें से टिश्यूज़ को सिर्फ 5 ml जाता है, रिमेनिंग जो 15 ml है वो वीनस ब्लड में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे वो बात ही 100% सैचुरेशन पे। अगर 97% सैचुरेशन की बात की जाए
तो फिर 97 सैचुरेशन के ऊपर स्टूडेंट्स 19.4 जो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जा रहा है, इसमें से 5 ml टिश्यूज़ को मिल जाएगा, वो आप निकाल दो जो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज़ होगा। तो रिमेनिंग जो 14.4 ml है वो स्टूडेंट्स जो है वो वापस वीनस ब्लड में हार्ट की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर वो चला जाएगा और वहाँ से फिर वो भेजा जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में, ताकि मज़ीद उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा सके। इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी थी लेक्चर में, इसमें स्टूडेंट्स फैक्चुअल चीज़ें भी थी। मुझे उम्मीद है कि तमाम जो एस्पेक्ट्स थे लेक्चर के वो आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, आपको आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।